नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। खबर आपके काम की, आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे कोरोना काल में जो हमने झेला, जिससे हम जूझे, उसके बाद वैक्सीनेशन अभियान हुआ, हम सब सतर्क हुए, हमने इस वायरस से जैसे तैसे करके निपटा। लेकिन अब एक और ऐसा वायरस है जो जानवरों के जरिए इंसानों में फैलता है। इस वायरस का नाम है निपाह और इस वायरस ने कोरोना की तरह ही केरल से दस्तक दे दी है। कई कई कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं और कई लोगों की जान भी जा रही है। आज की इस खास पेशकश में आपको बताएंगे इस वायरस से डरे नहीं, बल्कि संभलने की किस तरीके से ज़रूरत है, सावधान रहने की क्यों ज़रूरत है। शुरू करते हैं विशेष। इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी सहयोगी शिवानी का रुख करती हूँ। शिवानी हमें बताएंगी कि निपा वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। शिवानी, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी निहारिका, देखिए निपाह एक बेहद खतरनाक वायरस है क्योंकि ये संक्रमण से तेजी से फैलता है। सुअर और चमगादड़ों से ये इंसानों में फैलता है और इसके लक्षणों की अगर बात करें तो बुखार, गला खराब होना, गले में खराश होना, सर्दी जुकाम, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या थकान महसूस करना इसके कुछ लक्षण हैं। चूँकि इसके लक्षण बहुत आम हैं तो कई दफ़ा ये इग्नोर भी हो जाते हैं, लेकिन ये वायरस बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि अगर इस वायरस से संक्रमित कोई सुअर या चमगादड़ किसी फल का सेवन करता है और उस फल को अगर कोई इंसान खाता है या उस पेड़ के फल को कोई दूसरा इंसान खाता है तो ये उस इंसान तक को संक्रमित कर सकता है। आपको बता दें कि कई मामलों में जब इनके लक्षण इंसानों में बहुत बढ़ जाते हैं तो दस्त, उल्टी जैसे लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। ये लक्षण आमतौर पर तो 4 से 5 दिन तक दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कई मामलों में जब स्थिति गंभीर होती है तो 48 दिनों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। और ये वजह है कि इस वायरस को और भी खतरनाक कहा जा रहा है, क्योंकि कोरोना के लक्षण जब देखे गए थे तो उसके लक्षण भी बेहद आम थे, लेकिन अमूमन सामने आ जाते थे। लेकिन अगर निपाह वायरस की बात करें तो निपाह वायरस के लक्षण कई मामलों में सामने नहीं आते महीनों तक, और ऐसे केसेस में मरीज को इंसेफेलाइटिस भी हो सकता है और इंसेफेलाइटिस के बाद मरीज कोमा में चले जाते हैं। इसलिए मृत्यु दर इस वायरस से कोरोना के कंपेयर में ज़्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि इस वायरस के संक्रमण से अगर किसी की मरीज की मौत हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार का भी विशेष ध्यान रखना होता है और बिल्कुल कोरोना जैसी स्थिति ही उत्पन्न होगी अगर ये वायरस फैल जाता है तो। इसीलिए अगर किसी भी मरीज में ऐसे लक्षण दिखने शुरू होते हैं तो उसको तुरंत ही आइसोलेट कर देना एक तरीका है जो फिलहाल लोग अपना रहे हैं। धन्यवाद शिवानी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। खबर, अभी हम कोरोना से सर जूझ रहे थे। जिनको लंग्स की बीमारी है, उनके लंग्स और कमजोर हो गए हैं, तमाम डिसऑर्डर से वो जूझ रहे हैं। पोस्ट कोविड एरा की अगर बात करें, हालांकि इसमें में वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद कुछ हद तक चीजों में रोकथाम और कंट्रोल वाली स्थिति आई है, लेकिन निका वायरस क्या है, जानवरों से इंसान में पहुंचने वाला ये जो वायरस है, कैसे लंग्स को इम्पैक्ट करेगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेगा, ये आप हमें बता दीजिए। वायरस का कॉम्बिनेशन है, हम समझें कि और से जाने से नमस्कार मैम। देखिए जैसे निपा वायरस जो है जो मेन कॉम्प्लिकेशंस होता है, वो मेनली जो कॉम्प्लिकेशन है वो एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं। वो ब्रेन को ज़्यादा एक्टिव करता है। प्रेजेंटिंग सिम्पटम्स जो होते हैं कि पेशेंट्स को अर्ली सिम्पटम्स क्या होते हैं, वो नॉर्मल अमूमन किसी भी वायरस इन्फेक्शन के जैसा, जहाँ पे फीवर है, सोर थ्रोट है, गले में दर्द हो गया है, खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और चूँकि ये सिम्पटम्स जो हैं नॉर्मल अमूमन सारे वायरसेस के जो हैं उनके जैसे ही हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ या स्वाइन फ्लू वायरस हुआ, उनके जैसे होते हैं, तो इसीलिए अर्ली स्टेज में कई बार हम इसको नहीं पकड़ पाते। जनरली इसका कॉम्प्लिकेशंस जो देखा गया है वो लंग्स में ज़्यादा नहीं है, वो ब्रेन में ज़्यादा आपको वो है, इंसेफेलाइटिस के लिए ज़्यादा करता है, जहाँ पे ब्रेन में आपको मतलब सर, ये क्या ये जापानी बुखार है? ये जापानी बुखार की तरह है? ये आप ये मान सकते हैं जो हम जापानी इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। इंसेफेलाइटिस मीन्स जो है एक ब्रेन की लेयर होती है, उसको वो इन्फ्लेमेशन में चले हो जाती है। तो बेसिकली इसका भी जो आपका कॉम्प्लिकेशन है, वो लंग्स से ज़्यादा जो है मतलब फेफड़ों से ज़्यादा जो है वो ब्रेन पे है और इसीलिए यानी उनको बच्चे इसकी जद में आ सकते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बच्चे क्या इवन बड़े बूढ़े भी इनके इसमें इन्फेक्शन की में आ सकते हैं और जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है यही होती है हमारी
क्योंकि इसका सिम्पटम्स अर्ली में हमें मालूम नहीं चलता है, तो हम उनके नज़दीक में आते हैं, उनके पास में जाते हैं, संक्रमित व्यक्ति से मिलते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो भी देखा गया है कि इसके अंदर में अगर संक्रमित व्यक्ति के साथ में आप रह रहे हैं, कुछ उनके सलाइवा या कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके थ्रू अगर हम टच करते हैं, तो इसके थ्रू ये वायरस फैल सकता है। तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी संक्रमण व्यक्ति से हो सकता है और इसीलिए ये बड़े, बच्चे, बूढ़े किसी को भी हो सकता है जनरली। डॉक्टर सिन्हा, क्योर क्या है फिर? देखिए इसका क्योर अभी तक कोई मिला नहीं गया है, जैसे बताया जा रहा है कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं अभी इसके फ़ेज़ 1 ट्रायल पे ही चल रही है। तो अभी तक जो इसका इलाज है वो आपको सिम्पटम बेस्ड ही है। हम सिम्पटम के थ्रू ही जो है अर्ली स्टेज में अगर हम इसको पकड़ सकें, तो हम सिम्पटोमैटिकली इसका हम इलाज कर सकते हैं। कोई दवाइयाँ जो पर्टिकुलरली निपा वायरस के लिए बनी हुई है वैसा नहीं है। और अभी जो एक मोनोक्लोनल जी। एंटीबॉडी का जो है, वो अभी केवल फ़ेज़ 1 ट्रायल पे ही हुआ है। तो उसमें भी अभी समय ज़रूर है कि वो बनने में समय लगेगा। तो अभी तक जो इसका ट्रायल है कि हम इसको अर्ली डायग्नोज़ करें, ताकि हम इसको जो कॉम्प्लिकेशन वाले फ़ेज़ में जा रहा है, जहाँ वो एन्सेफेलाइटिस कॉज़ कर रहा है, उससे पहले ही अगर हम उसको रोक लें, तो फिर भी इसका जो है मोर्टेलिटी जो है, वो कम रहती है, नहीं तो इसकी मोर्टेलिटी काफ़ी हाई रहती है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम रुक करते हैं डॉक्टर रतन कुमार वैश्य का, जो कि सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन है। डॉक्टर रतन कुमार वैश्य, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, तो सबसे पहले सर, नीपा वायरस ने दस्तक दे दी है। केरल में कैजुअलिटीज ने रिपोर्ट किया है, वही केरल जिससे कोविड ने भी एंट्री पूरे देश में की थी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सर बच्चे इसमें इन्वॉल्व है, बुजुर्ग और जो सेंसिटिव हैं, जिनके, और ये वायरस कहा जा रहा है ब्रेन लंग्स को ज्यादा अटैक करेगा, तो डॉक्टर रतन कोई मेडिसिनल या कोई वैक्सीनेशन आप प्रिस्क्राइब करते हैं इसको लेकर? देखिए, निपाह वायरस का अभी तक ना कोई मेडिसिन आया है, ना कोई वैक्सीन आया है। इसका मेन अभी मेडिकल ट्रीटमेंट में प्रिवेंशन एंड सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता ये जानने की है कि ये निपाह वायरस जो है क्या है, किससे फैल रहा है, किसको फैल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो वायरस है 1999 में मलेशिया से शुरू हुआ, अभी एशिया कंट्री में ही है और इसका लगभग हर 1 साल 2 साल पे स्प्रेड होता रहता है। अभी जो करंट में चल रहा है वो बांग्लादेश से हो रहा है। ये जो है मोस्टली जो फ्रूट बैट होते हैं, चमगादड़ होते हैं, उन जिनको फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, ये उनसे फैलता है। लेकिन ये पहले था कि एनिमल टू एनिमल, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये एनिमल से ह्यूमन में भी आ गया। तो इसका सिर्फ फ्रूट बैट ही नहीं रहा, बल्कि फ्रूट बैट से ये पिग्स में आए, सुअर में, फिर वहां से बकरियों में भी आए हैं और ये डॉग्स, कुत्तों में भी हैं। तो जो इन्फेक्शन का सोर्स अब है, अब वो पेट्स में भी पहुंच रहा है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि यदि कोई भी इन्फेक्टेड हो गया तो वो जो है चेन ब्रेक करे। लेकिन जिम्मेदारी अब हम लोगों की इसलिए ज्यादा बन रही है क्योंकि इंडिया में भी अब केस आने लगे हैं। तो हमें जो है अवेयरनेस जो आप कर रहे हैं पूरे इंडियंस को, पूरे समाज को, ये बहुत ही सराहनीय है। सर, तो आप क्या अवेयर कर रहे और हैं, किस चीज को लेकर आप जागरूक कर रहे हैं? क्या लक्षण आप ऐसे देख रहे हैं जिसको लेकर अभी आप कह रहे हैं कि ना इसका वैक्सीनेशन है ना दवाई है? क्या ये भी एक ऐसा ही वायरस है जो अपना टाइम लेगा और अपने टाइम से ही निकलेगा ह्यूमन बॉडी से? देखिए, ये जो इन्फेक्शन है जरूर अभी इंडियंस के लिए नया है, लेकिन जब तक किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल के कांटेक्ट में कोई भी इंडियन नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। एक चीज ये श्योर है। अब बात आती है कि जो तो ये पता कैसे चले कि लोग एनिमल इन्फेक्टेड है? देखिए क्या है कि सर, अभी एनिमल तक इंडिया, इन्फेक्टेड है, ये पता कैसे चले? हाँ, अब क्या हो रहा कि जैसे केरला में इसके केस आए हैं, ऐसे ही एक कोई इस समय बांग्लादेश से पिछले 1 महीने के अंदर आया हुआ है, तो उनकी जांच करानी चाहिए। ऐसे लोगों को मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि मैं पिछले 1 महीने में बांग्लादेश गया था या बांग्लादेशी के संपर्क में आया था। क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि कोई भी पर्सन यदि इन्फेक्टेड पर्सन के या इन्फेक्टेड एनिमल के कॉन्टेक्ट में आता है, तो उसका 4 डेज से लेकर के 14 डेज, 4 दिन से लेकर के 14 दिन के अंदर वो इन्फेक्शन शो हो सकता है। अब वो जनरली क्या होता है कि जैसे
और वायरल इन्फेक्शन है, वैसा ही होता है कि जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, मसल पेन हो गया, बॉडी एक हो रहा है, कफ हो रहा है, सोर थ्रोट है, सांस की परेशानी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, डायरिया, वोमिटिंग, ये सब हैं इनिशियल सिम्टम। तो ये इनिशियल सिम्टम कंफ्यूजन वाले हो सकते हैं कि ये जो अभी तक आते रहे हैं ये कोल्ड के सिम्टम ये वही हैं या जो है निपाह वायरस के हैं। लेकिन सबसे बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि इतने सारे लक्षण है कि पहचान पाना भी प्राइमरीली फेज में इतना आसान नहीं है। सर फिर भी अगर मरीज आपके आपको पता है सर, इंडियन फैमिलीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलती हैं, देसी और किचन वाले उपाय कर लेते हैं, घरेलू उपाय। बहुत एक्सट्रीम होता है तो डॉक्टर के पास आती हैं, वो ये सोचती है कि भाई घर पे ही देसी उपाय कर ले, बाहर कौन जाए, डर है। लेकिन अब अगर आपके पास आती है तो प्राइमरीली कोई भी फिजिशियन आपके जैसा सीनियर क्या प्रिस्क्राइब करेगा उन्हें? देखिए जैसा कि हमने बताया कि अभी कोई भी स्पेसिफिक मेडिकेशन इसके लिए नहीं है, कोई स्पेसिफिक ठीक वैक्सीन है नहीं सर, है। आपने बोला 14 दिन का पीरियड, 14 दिन के पीरियड में क्या मास्क लगा कर रहें, कहाँ रहें, आइसोलेटेड हो जाएं, क्या करें हम? हाँ, ये मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए यदि किसी का एक्सपोजर है कि कोई निपाह वायरस के कांटेक्ट में जो भी पर्सन या एनिमल रहा उसके कांटेक्ट में आया, तो ऐसे पर्सन को चाहिए कि सबसे पहले वो खुद को आइसोलेट हो, और यदि उसके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स या जो भी कोवर्कर्स हैं, यदि वो आए हैं तो उनको जो है इंटीमेट करें और उनको जो है अलर्ट करें, और मेडिकल फैसिलिटी जो भी जहाँ भी है पास में उनको जो है बताएं। उसके बाद क्या होता है कि आइसोलेट होने के जी, साथ साथ जैसे हम कोविड में करते रहे कि हमने मास्क लगाना शुरू किया, हमने जो है फ्रीक्वेंट हैंड वॉश किया, और हम अपनी आईज को कोई भी ऐसी सेंसिटिव चीजों को टच नहीं करें, सरफेस कोविड को ना टच एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो हम पालन कर रहे थे वही हमें इसमें पालन करना है। बहुत शुक्रिया आपका करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। खबर आपके काम की थी, सेहत से जुड़ी हुई थी। इस वायरस को हम उम्मीद करते हैं ये दूर दूर तक आपकी जद में ना आए, लेकिन सावधानी बेहतर है। वो कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, इस वायरस को लेकर चीज़ें हल्के में मत लीजिए, और एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमारे डॉक्टर्स ने बताया उसे फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।